हाय, दिस इज कोमल चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल GS365। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ही हम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट का सेकंड पार्ट हम करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने क्या किया है, लेक्चर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया है विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, है ना, क्षमादान शक्ति, इन सबको हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, हम बात कर रहे थे क्षमादान के लिए। जो क्षमा करने की शक्ति है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्लाइड में भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये रेस्पाइट हो गया, रिप्राइव हो गया, रेमिशन हो गया, ठीक है, छूट ये हो गया, कम्यूटेशन, राइट। सो हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज का हमारा सेशन रहेगा, कहां से स्टार्ट होगा, हमारा स्टार्ट होगा आपातकाल से संबंधित शक्तियां, यानी कि आपातकाल संबंधित शक्तियां होंगी राष्ट्रपति की, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी चीजें। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन से आपातकालीन इमरजेंसी जब लगती है उस समय भी पावर्स होती हैं, यानी कि राष्ट्रपति ही सारी पावर्स एक्टिवेट करता है। यानी कि जो इमरजेंसी होती है उस समय पे जो इमरजेंसी लगाई जाती है, आपातकाल के दौरान आपातकाल लगाया जाता है, तो वो राष्ट्रपति ही लगाते हैं। हालांकि वो द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर लगाई जाती है। ठीक है, हम जब देखते हैं कि साधारण परिस्थिति में क्या होता है कि हमने देखा है कि केंद्र सरकार अलग विषयों पर काम करती है, राज्य सरकार अलग विषयों पर काम करती है। ये होगी हमारी साधारण स्थिति। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो असाधारण होती हैं और जिनमें आपातकाल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आपातकाल को लेकर। तो हमारे पास तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं। नंबर एक, राष्ट्रपति शासन हो गया, वो होता है 356 और 365 में। ठीक है, उससे पहले आता है राष्ट्रीय आपातकाल, वो होता है 352, और थर्ड आता है वित्तीय आपातकाल, वो आता है 360। यानी कि हमारे पास तीन प्रकार के आपातकाल की हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, सेकंड हो गया राष्ट्रपति शासन, यानी कि प्रेसिडेंट रूल। थर्ड हो गया वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तीनों के आर्टिकल 352, 356, 360 याद कर सकते हैं। चार ऐड हो रहा है, 352 + 4 356 + 4 360, तो रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति युद्ध तथा बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे आपातकाल तो इनसे रिलेटेड हम बताएंगे कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से आपातकाल लगाया जाता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ राष्ट्रपति की पावर्स के रूप में इनको देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति के शासन को एक राज्य में लागू कर सकते हैं यदि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य ना करे। यानी कि जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करेगी तो वहां पर राज्यपाल रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा हो गया, आर्टिकल हो गया 356, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या ऋण की इंग्लिश पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी में, यानी कि जब भारत जो क्रेडिट है, जो साख है, उस पर बात आ जाए, है ना, तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। हालांकि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। आर्टिकल कौन सा रहेगा, आर्टिकल रहेगा हमारा 360। ठीक है, तो हमने तीन इमरजेंसी देखी, नेशनल इमरजेंसी, थर्ड प्रेसिडेंट रूल, और थर्ड है हमारा फाइनेंशियल। थ्री 352, 356 और 360। ठीक है, तीनों को राष्ट्रपति लगाते हैं। प्रेसिडेंट रूल राज्यपाल गवर्नर की रिकमेंडेशन पर लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी कैबिनेट की सिफारिश पर, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कैबिनेट की सिफारिश पर लगाई जाती है। ठीक है,
जो टेक्निकल चीजें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब सेपरेट चैप्टर है हमारे पास इमरजेंसी का, राइट। सो हम नेशनल इमरजेंसी यानी आपातकाल से रिलेटेड अलग वीडियो में, अलग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम राष्ट्रपति की पावर के रूप में इनको देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी न्यायिक शक्तियां। जब हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियों के रूप में तो क्या देख रहे हैं हम कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 43 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं किस पर, कानूनी मामले और संवैधानिक मामले या फिर सार्वजनिक महत्व के मामलों पर। तो हम बात कर रहे हैं वीटो की। तो वीटो होता क्या है बेसिकली, वीटो बेसिकली होता है एक अथॉरिटी होती है जिसके पास ये अधिकार होता है कि वो सभी के द्वारा लिए गए डिसीजन पे अपना डिसीजन क्या करे, पारित करा दे। जैसे कि मैं सब लोगों ने मिलकर डिसीजन किया कि हमें ये काम करना है, लेकिन जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास अधिकार है, वो ये कह दे कि ये काम नहीं होगा, तो वो काम अगर नहीं हो रहा है तो कौन किसके कारण नहीं हो रहा है, कि उसके पास वीटो की पावर है। तो जब हम बात करते हैं वीटो, तो वीटो होती है 4 प्रकार की वीटो हम बात करते हैं। पहला होता है आत्यांतिक वीटो, सेकंड होता है वैशेषिक वीटो, थर्ड होता है निलंबनकारी वीटो, और फोर्थ होता है पॉकेट वीटो। तो हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की वीटो पावर्स की, वीटो शक्ति। ठीक है, तो 4 प्रकार की वीटो हमें देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं वीटो की। तो आत्यंतिक वीटो क्या होता है, सपोज करो विधायिका ने कोई विधेयक पास किया, ठीक है, और राष्ट्रपति ने उसे अपने पास रख लिया ऐसे ही, ना तो साइन किया, ना हाँ की, ना की, ठीक है, मतलब वो ऐसे ही रखा रहा, सुरक्षित रख लिया अपने पास, ठीक है, ना पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। ये हो गया आत्यांतिक वीटो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वैशेषिक वीटो क्या होता है, वैशेषिक वीटो क्या होता है, यानी कि विधायिका ने कानून पास किया, ठीक है, और राष्ट्रपति ने उसको क्या करते, रोक लिया, लेकिन विधायिका उच्च बहुमत से, है ना, यानी कि विशेष बहुमत से उसे पास करके निरस्त कर सकती है इस वाली वीटो को। सिंपल है, यहां पे क्या कर रहा है, सुरक्षित रख रहा है अपनी, इस वाली वीटो को उच्च बहुमत के द्वारा तोड़ा जा सकता है, उच्च बहुमत के द्वारा निरस्त, ठीक है। निलंबनकारी वीटो की हम बात करें तो, ठीक है, निलंबनकारी वीटो को साधारण बहुमत के द्वारा तोड़ा जा सकता है, यानी कि विधेयक को पास किया, राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया, राष्ट्रपति जी ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, सरकार उसे वापस से भेज दे, ठीक है, साधारण बहुमत से पास करके, तो क्या हो गया, अब की बार राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो साधारण बहुमत के द्वारा निरस्त, नेक्स्ट हमारे पास है पॉकेट वीटो। जब हम बात करते हैं पॉकेट वीटो की, विधायिका द्वारा यानी कि संसद ने, या हम राष्ट्रपति की बात करें तो हम संसद की बात करेंगे, हालांकि विधानसभा भी कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजती है जब गवर्नर आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंग कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं विधायिका द्वारा कोई विधेयक पास किया गया, ठीक है, अब क्या किया उसने, राष्ट्रपति ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, अपने पास रख दिया, पॉकेट में डाल दिया, यानी कि कोई निर्णय नहीं लिया गया, कोई निर्णय नहीं लिया गया, ठीक है।
सिर्फ समझने की चीज कौन सी है कि राष्ट्रपति के पास वीटो की पावर होती है, यानी कि आप कुछ भी बना लो, अगर मैं साइन नहीं करूंगा तो वो नियम नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्या है, ये वीटो की पावर के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कि भारत में कौन कौन सी वीटो अप्लाई होती है, बताइए। तो भारत में अप्लाई होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो एंड पॉकेट वीटो। ये वाली वीटो भारत में एक्सरसाइज नहीं की जाती है, हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्लियर यहां तक, क्लियर। चलो, हम ये बात कर चुके हैं आत्यंतिक वीटो और ये सब कैसे कैसे हो रहा है, हम ये बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट अगर मैं और कोई शक्ति की बात करता हूं, राष्ट्रपति के पास पावर्स की हम बात करें तो नेक्स्ट अध्यादेश हम पढ़ चुके हैं, राइट। आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग सेम अथॉरिटी होती है, जो अथॉरिटी संसद के नियम की होती है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून की होती है, वही सेम अथॉरिटी क्या होती है, अध्यादेश की होती है आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग, राइट। सो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, अगर मैं बात करूं तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने विधायी शक्तियां पढ़ी, हमने कार्यकारी शक्ति पढ़ ली, ठीक है, हमने क्षमादान शक्ति पढ़ी, हमने पढ़ा आपातकाल से रिलेटेड शक्तियां, हमने वीटो पावर पढ़ ली, हमने अध्यादेश पढ़ा। ठीक है, ये चीजें हम सब पढ़ चुके हैं इतनी राष्ट्रपति के शक्तियों के रूप में। और कुछ पढ़ा है क्या, ठीक है, और कुछ पढ़ा है तो तुम याद कर लेना। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, आर्टिकल 75। ठीक है, तो क्या स्थिति है संविधान में, बताइए, सोचिए थोड़ा सा, ब्रेन स्टोर्मिंग किया करिए, जब मैं बोलूं सोचो तो सोचा कीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको रिकॉल करें। जब आप रिकॉल करते हैं तो दिमाग थोड़ा प्रेशर लेता है, ठीक है, फिर आपको पड़ जाती है आदत प्रेशर लेने की। एक मेरे को एक पॉइंट बताना था, पॉइंट ये है कि जो राष्ट्रपति जी है उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। ये डिबेट हुई थी, डिबेट आई थी कि राष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से कराना चाहिए, लेकिन संविधानविदों ने कहा, डिबेट का रिप्लाई ऐसे आया था कि अगर हम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को वास्तविक शक्तियां ना दें तो वो क्या होगा, वो बेईमानी होगी, और ऐसे विरोधाभास उत्पन्न होगा कि राष्ट्र प्रमुख के पास भी जनता द्वारा दी गई शक्तियां हैं और प्रधानमंत्री के पास भी दी गई शक्तियां हैं। इसलिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है, और प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है एक सांसद के रूप में। हालांकि बाद में उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रधानमंत्री पद के लिए, ठीक है। इनिशियल वो इलेक्ट होते हैं सांसद के रूप में और बाद में वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, ठीक है। अगर हम एक बार रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 52, सबसे पहले बताया था, हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत के क्या होगा, एक राष्ट्र प्रमुख होगा, यानी कि राष्ट्रपति होगा। फिर हमने बात की थी 53 की कि संघ की कार्यपालक शक्ति किसमें होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। फिर हमने बात की थी आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव की, ठीक है। फिर हमने बात की थी आर्टिकल 55 चुनाव का तरीका क्या रहेगा, वोट का तरीका क्या है, प्रोसेस सिस्टम क्या है, वो समझाया था खूब डिटेल में, ठीक है। फिर हमने आगे आर्टिकल 56 की बात की जो राष्ट्रपति कार्यकाल की बात करता है, 5 वर्ष का होगा, बताई थी नहीं बताई थी, बताई थी। एक आर्टिकल और हम ऐड कर सकते हैं, आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति चुना गया है वो पुनर्निर्वाचन के लिए भी योग्य होगा, यानी कि वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि यूएस जैसे देश में यह प्रावधान
सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनने का मौका देता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप असीमित रूप से, यानी कि कई बार, जितना मन करे उतना बार इलेक्ट, बस आपके पास सपोर्ट होना चाहिए, आप इलेक्ट हो सकते हैं राष्ट्रपति के रूप में, राइट। तो ये कहता है आर्टिकल 57। वही हम बात करें, हमने क्वालिफिकेशंस की बात की थी राष्ट्रपति की, जो कौन सा आर्टिकल कहता था, आर्टिकल 58 की हमने बात की, राइट। हमने शपथ के बारे में बात की, आर्टिकल 60। हमने इम्पीचमेंट के बारे में बात की, आर्टिकल 61। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब आपको यह पता नहीं चल रहा होगा कि हम आर्टिकल इतने पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं क्लास को कंक्लूड कर रहा हूं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को मिला के, तो आपको पता चल रहा होगा कि हमने समझ समझ के ही बहुत सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए। तो हमने आर्टिकल 61 की डिस्कस किया था, ठीक है। आर्टिकल 62 भी हमने डिस्कस किया था, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए, है ना। किया था नहीं किया था? किया था कि 6 महीने में चुनाव होने चाहिए, बताया था। याद करो, जिनको याद नहीं आ रहा है वो लेक्चर 1 यानी कि प्रेसिडेंट पार्ट 1 दोबारा देखेंगे ताकि आपको रिकॉल कर लें। फिर हमने बात की थी आर्टिकल 65 की, कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, ठीक है। हमने आर्टिकल 71 की बात, 71 नहीं बताया था मैंने, लेकिन मैंने क्लास में बोला था कि राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसका संशोधन कौन करेगा, चुनाव संबंधित मामले को कौन देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसकी मैंने क्लास में ऐसे ही वर्बली बता दिया था, हालांकि मैंने आर्टिकल नहीं बताया था, राइट। हमने महान्यायवादी की बात की थी कि राष्ट्रपति महान्यायवादी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जब हम महान्यायवादी को पढ़ेंगे अलग से तो वहां आपको बताया जाएगा कि आर्टिकल 76 ये कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा, वो हम वहां बताएंगे, राइट। इसलिए मैंने यहां पे ये नहीं बताया, छोड़ दिया। फिर हमने बात की थी कि आर्टिकल 111 की हमने बात की थी, याद है। मैं इसलिए आपको रिकॉल करा रहा हूं ताकि आपको यह पता चल जाए कि हमने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हुए भी बहुत सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। अगर मैं आपको वही लाइन लगा के ऐसे आर्टिकल लिख देता तो शायद आपको समझ में नहीं आता, बट अभी आपको आर्टिकल्स भी कवर हो गए और आपको अंडरस्टैंडिंग भी मिली राष्ट्रपति की रूप में, राष्ट्रपति की जो पावर्स होती है, लेकिन उन पावर से रिलेटेड आर्टिकल्स भी हमने देखने को मिले, कि मैंने कौन सा आर्टिकल आपको बता दिए। वही हमने बात की आर्टिकल 123 की, मैं आपको बता चुका हूं, अध्यादेश के बारे में बताया था 123। अभी भी हमें थोड़ी देर पहले भी मैं जिक्र कर रहा था आर्टिकल 123 का। अभी मैंने सलाह के लिए एक आर्टिकल बताया था 143, ठीक है। अभी हमने जिक्र किया था 143 राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में, ठीक है। तो हमने, आपको महसूस हो रहा होगा कि हमने समझने के साथ साथ बहुत सारे आर्टिकल भी कवर किए हैं, ठीक है। अब देखो, एक चीज और समझ लो लास्ट, फिर चैप्टर ओवर हो जाएगा, क्लास भी ओवर हो जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। लास्ट चीज समझने की यह है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह बाध्यकारी बना दी थी। यानी कि जैसे मंत्री परिषद कहेगी राष्ट्रपति को वैसे ही काम करना है, यानी कि यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता को बढ़ावा दिया जा रहा था कि संसद जो भी कहेगी राष्ट्रपति को ऐसे ही काम करना है। संसद में सिर्फ बात कर रहा हूं मंत्री परिषद की, मैं पूरी संसद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मंत्री परिषद बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। यानी कि मंत्री परिषद ही प्रमुख रहेगी, मंत्री परिषद जो भी कहेगी राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। यह डाल दिया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अनुच्छेद 75 कहता है, मैंने रिकॉल कर दिया लास्ट टाइम भी, आर्टिकल 75 है ना, लेकिन करेक्ट ये है आर्टिकल 74 होता है, जिसके अकॉर्डिंग, जिसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ये दिया हुआ 74 में। आई एम सॉरी फॉर द लास्ट स्टेटमेंट, वो गलत है, अभी करेक्ट कीजिएगा कि आर्टिकल 74 होता है जिसपे क्या करेगा, राष्ट्रपति काम करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, ठीक है। ये करेक्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूं,
आर्टिकल 74 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। ठीक है, आर्टिकल 74 कहता है कि जो आर्टिकल 74 लिख देता हूं ऐसे ही, तो ये लिखा हुआ चीज ज्यादा याद रहता है आप लोगों को। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, ये कहता है हमारा आर्टिकल 75। ठीक है, बाकी हम पढ़ चुके हैं 52, 53 सब पढ़ चुके हैं। 75 को मैंने गलत रिकॉल कर दिया था लास्ट स्टेटमेंट में, तो वो करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे इस आर्टिकल की कि इसमें 42 अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इसमें डाल दिया गया था क्लॉज कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करना पड़ेगा। वीडियो पॉज हो रही है, मैं फिर से बोलूंगा, 1 मिनट देना मेरे को। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, वीडियो पॉज हो गई थी, मैं फिर से बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना होगा। यह डाल दिया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। इंदिरा गांधी सरकार के समय पे उन्होंने डाला था, लेकिन आने वाली सरकार भारतीय जनता दल नेक्स्ट सरकार बनी उनकी, और उन्होंने इसको सुधारने की कोशिश की और थोड़ा इसमें सुधार डाला कि राष्ट्रपति को काम तो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने क्या किया, एक थोड़ा सा इसको उदार बना दिया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को, उस सलाह को जो भी मंत्री परिषद ने दी है उसे वापस भेज सकता है। हालांकि अगर मंत्री परिषद वही सलाह वापस देती है तो उस पर क्या है, बाध्यकारी है, उसको माननी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल 74, सॉरी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। आई होप कि ये चीज आपको पता चल गई होगी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या हुआ था और बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया। ठीक है, तो ये थी हमारी डिटेल एनालिसिस राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट साहब के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है